तो गाइस इस एनिमे की दुनिया के अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटीज वाले कुछ इंसान एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें साइकिक्स कहा जाता है। और ये लोग ऐसी ताकतों से लड़ते हैं जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जिसका मतलब है भूतों से लड़ते हैं लोग। अब कहानी की शुरुआत में हम आराताका रेगन नाम के इस बंदे को देखते हैं जो कि स्पिरिट्स एंड रिसर्च कंसल्टेशन ऑफिस चलाता है और वो भी एक साइकिक है, लेकिन एक फ्रॉड साइकिक। अब इसके ऑफिस में एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम है हनाको और ये लड़की रेगन से कहती है, अरे सर मुझे लगता है मेरे पीछे एक आत्मा पड़ चुकी है, मुझे बचा लो यार, तंग कर रखा है बहुत ज्यादा। और रेगन उसे बोलता है, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप निश्चित रहिए। चलिए मैं आपको कुछ प्राइजेस बता देता हूँ। अब रेगन उसे एक पैम्पलेट दिखाता है जिसके ऊपर प्राइजेस लिखे हुए थे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए, मतलब कि उसके ऊपर से भूत भगाने के लिए। और इसमें सबसे जो महंगा वाला पैकेज होता है उसमें भी सिर्फ 99% ही चांसेस होते हैं कि वो भूत पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि भूत कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होते हैं और कोई भी पूरी तरह से उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। और तभी इस हानाको का बॉयफ्रेंड गारो वहाँ पर आ जाता है और रेगन से कहता है, अबे ओ तेरे पास कोई साइकिक एबिलिटी है भी है? मुझे तो तू शक्ल से चोर लगता है बे। और तभी रेगन गारो से कहता है, अरे भाई चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हारी बंदी को बचा लूंगा और हाँ इसकी शक्ल भी पहले जैसी हो जाएगी, टेंशन मत लो तुम। और तभी गारो को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अबे ओ इसकी शक्ल पहले से ऐसी है, कहना क्या चाहता है तू है? फालतू की बकवास मत कर मेरे सामने, अभी पिट जाएगा तू। अभी सभी लोग ऑफिस से निकल जाते हैं और हानाको के अपार्टमेंट के बाहर खड़े होते हैं। और तभी रेगन कहता है, अरे भाई साहब उस बिल्डिंग में बहुत तगड़ा और फील हो रहा है, मुझे बहुत खतरनाक एनर्जी आ रही है। कोई नहीं मैं ठीक करता हूँ, टेंशन मत लो तुम लोग। और तभी हानाको से पीछे से बोलती है, आए वो बिल्डिंग तो मेरी है ही नहीं, ये वाली है। और रेगन ये सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, अरे हाँ हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं चलो तुम्हारे घर जाते हैं। और पीछे इसके बॉयफ्रेंड को उस पर बहुत ज्यादा शक होने लग जाता है और उसे शक की नजरों से देख रहा होता है। अब ये तीनों हानाको के रूम में आ जाते हैं और रेगन उस भूत को ढूंढने लगता है। और तभी वो भूत इनके सामने आ जाता है और रेगन बहुत सारा नमक उस भूत के ऊपर फेंकने लग जाता है, लेकिन इससे उस भूत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता है, अरे भैया ये तो स्टोर वाला नमक है, क्या तुम्हें पता नहीं? जब तक कोई नमक पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं होता तब तक उसका भूतों पर कोई असर नहीं होता, तुम तो एक नंबर के नूबड़े हो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीकिन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो। और इस ऐप पर आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। आपको बस इस हनी गेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा, जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और हाँ ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो। और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनिमेटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं और रेगन बहुत सारा नमक उस भूत के ऊपर फेंकने लग जाता है, लेकिन इससे उस भूत को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बोलता है, अरे भैया ये तो स्टोर वाला नमक है, क्या तुम्हें पता नहीं? जब तक कोई नमक पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं होता तब तक उसका भूतों पर कोई असर नहीं होता, तुम तो एक नंबर के नूबड़े हो, लगता है तुम्हारा इस जॉब पर पहला दिन है। और ये देखकर रेगन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अब इसके पास कोई और चारा नहीं बचा और ये एक बंदे को कॉल लगाने लग जाता है। ये बंदा अपने डिसाइपल मॉब को कॉल लगाता है, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है और मॉब वहाँ पर आकर बहुत आसानी से उस भूत की ऐसी की तैसी कर देता है और उसे एक्सरसाइज करके उसे खत्म कर देता है। अब बाद में रेगन मॉब को कुछ पैसे देता है जो कि उसे उस भूत को भगाने की वजह से मिले थे। और हम देखते हैं कि इस रेगन ने बहुत सारे पैसे खुद ही रख लिए होते हैं और बहुत थोड़े से पैसे मॉब को देता है और बोलता है, अरे भाई कितना आसान काम था ये, चलो कोई नहीं आधा पेमेंट तुम रख लो मॉब। लेकिन मॉब एक नंबर का भला मानुस होता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और उन पैसों को रख लेता है। अब अगले दिन मॉब अपने स्कूल जाता है और स्कूल जाते जाते उसे मॉब को सुगुमी ताकामी दिखती है, वो लड़की जिसे मॉब पसंद करता है। ये देखो भाई ब्लश कर रहा है। अब मॉब अपने स्कूल जाता है और लेक्चर्स अटेंड करता है और हमें पता चलता है कि ये फिजिक्स में, मैथ्स में, साइंस में, हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बुरा होता है और इसे क्लास में हमेशा डांट पड़ती है, बिल्कुल मेरी तरह। अब थोड़ी देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और मॉब अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी उसे रेगन का कॉल आता है और रेगन उसे बोलता है, हाँ भी मॉब बहुत बड़ा काम मिला है, जल्दी से स्टेशन पे आ जा। और मॉब रेगन से मिलता है और ये दोनों एक टनल की तरफ जाने लगते हैं। ये टनल एक पुराने हाईवे के पास लोकेटेड होता है और इसे बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदा जाता है वो अचानक से ही किसी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। आज से लगभग 10 साल पहले यहाँ पर एक बाइकर गैंग की मौत हो गई थी और वो सभी के सभी लोग एक साथ मारे गए थे और अब ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं इस जगह पर भटकती हैं इस टनल के अंदर। अब ये दोनों उस टनल के पास पहुंच जाते हैं। अब रेगन उस टनल के अंदर जाने का डिसाइड करता है और अंदर जाने से पहले मॉब से कहता है, मॉब अब तो देख मेरे जलवे, मैं जल्दी से इसे निपटा के आता हूँ, उसके बाद हम घर जाके GTA 5 खेलेंगे, ठीक है? अब रेगन उस टनल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद ही ये भागता भागता उस टनल से बाहर आ जाता है और मॉब से कहता है, ओए तू अंदर क्यों नहीं आया, यहाँ पे बैठा करके रह तू। और मॉब उसे बोलता है, आए मास्टर जी आपने ही तो कहा था यहीं पे वेट करो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। लेकिन रेगन उसे बोलता है, मजाक था वो, चल मेरे साथ, पैसे किस चीज के देता हूँ मैं तुझे, मेरे साथ चल अंदर। अभी दोनों एक साथ उस टनल के अंदर जाने लगते हैं और थोड़ी आगे चलकर मॉब बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ प्रेजेंस फील हो रही है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं और उन्होंने चारों तरफ से हमें घेर लिया है और अब ये लोग हम पर हमला करने वाले हैं। और ये सुनकर रेगन की फट जाती है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट तरीके से मॉब से कहता है, ठीक है मॉब तुम इन लंजो पंजो से डील करो, मैं थोड़ी आगे चलकर इनके बॉस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और रेगन इतना बोलकर वहाँ से बाहर जाने लगता है और पीछे मॉब उन सभी के सभी भूतों से फाइट कर रहा होता है। और रेगन बोलता है अपने मन में, शुक्र है भाई बच गया वे, कितना नादान है भाई ये बालक, सच में यार भाई क्या
बंदा है ये। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेगन सच में उनके बॉस के सामने आ जाता है और रेगन उसे देखकर हैरान रह जाता है और रेगन को ऐसा लगता है कि ये भूत कोई रेसलर वगैरह है। तू कोई रेसलर वगैरह है क्या? यहाँ क्या कर रहा है बेदू? ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, भाग जाए यहाँ से। और हमें पता चलता है कि ये भूत बाइकर गैंग का बॉस होता है जो कि मर चुका है। और ये बंदा अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है कि कैसे ये लोग एक दिन अपनी बाइक पर जा रहे थे इस टनल में और सामने अचानक से एक केले का छिलका आ जाता है जिससे कि उसकी बाइक का टायर स्लिप हो गया और उनकी बाइक क्रैश हो गई और उसकी वजह से पीछे आने वाले सभी के सभी बाइकर्स भी क्रैश हो गए और सभी की मौत हो गई। और उस दिन के बाद से ये लोग एक स्पिरिट बन चुके हैं और इनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। अब ये स्पिरिट रेगन पर हमला कर देता है अपनी आग से, लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आकर रेगन को बचा लेता है। और अब ये रेगन अपने पंजे को एक नमक की बोरी में डालता है और उस पर हमला करता है और ये बॉस भी चिल्लाता है, अरे ये क्या हुआ? मुझे तो कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ, ये क्या किया तुमने? और इस बंदे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और ये देखकर रेगन को रियलाइज हो जाता है कि वो जो पहले जो स्पिरिट था वो बिल्कुल सही कह रहा था, इन भूतों पर स्टोर वाले नमक का कोई भी असर नहीं होता है। और अब ये रेगन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आकर सिचुएशन को संभालता है और इस भूत की ऐसी तैसी करना शुरू कर देता है। वो उसको पिघलाने लगता है और ये बंदा पिघल पिघल कर छोटा सा बन जाता है बिल्कुल और सफेद झंडा दिखाकर हार मान लेता है और मॉब रुक जाता है। रेगन बोलता है, अरे ओ मॉब, खत्म कर इसे, क्या हो गया तेरे को? लेकिन तभी मॉब बोलता है, नहीं मास्टर, ये कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। और ये छुटकू बॉस उन दोनों से कहता है, अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो पीछे से ऑर्डर आते हैं। इस टनल के अंदर हमसे भी खतरनाक जीव रहता है जिसकी आत्मा यहाँ पर 100 सालों से भटक रही है, उसी की वजह से यहाँ पर इतनी मौतें होती हैं और बदनाम हम लोग हो जाते हैं। और तभी मॉब अंदर की तरफ जाने लगता है। रेगन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मॉब बिल्कुल नहीं रुकता और तभी मॉब के सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है और ये मॉब को निगल जाता है। लेकिन तभी मॉब अपनी साइकिक पावर्स का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को अंदर से पिघलाना शुरू कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। और अब उस मॉन्स्टर के मरने की वजह से वो पूरी की पूरी बाइक गैंग अब स्वर्ग की तरफ जाने लगती है और इनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब मॉब और रेगन अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और मॉब रेगन से पूछता है, मास्टर आपने टनल के अंदर कुछ किया क्यों नहीं? और रेगन उसे बोलता है, हाँ, अरे मॉब, मैंने तुमसे कहा था ना सारे लल्लू पंजों को तुम ही संभालोगे। अरे ने छोटी मोटी आत्माओं के लिए तुम ही बहुत हो भाई। और इससे हमें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे उल्टा ही चल रहा है, यहाँ पे मास्टर कमजोर है और ये डिसाइपल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रेगन एक नंबर का फट्टू आदमी है और ये मॉब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद हम इस बंदे के बारे में जानते हैं, ये मॉब आखिर है कौन? तो गाइस ये है शिग्यो कागेयामा, जिसे मॉब के नाम से भी जाना जाता है। और ये लड़का मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में है। अब मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में होना बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम माना जाता है किसी इंसान की जिंदगी में। इसे एडोलेसेंस कहते हैं, यानी कि बड़ा होना। वो बड़ा होना नहीं, इंसान का बड़ा होना। अब इस उम्र में कुछ लोग अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलकर, और वहीं कुछ लोग पढ़ाई वगैरह पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग अपनी हॉबीज पर ध्यान देते हैं और कुछ नल्ले बेरोजगारों की तरह बीजीएमआई खेलते हैं पूरा दिन। कुछ लोग अपने टैलेंट्स पर फोकस करते हैं और कुछ लोग बुरे रास्तों पर निकल जाते हैं और बच्चे कुछ लोग प्यार के फालतू के चक्करों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। पढ़ लिया करो भाई, कुछ नहीं रखा इन सब में। पर मॉब इस टाइम पर क्या कर रहा है? ये बंदा एक असिस्टेंट की नौकरी कर रहा है और इसे 1 घंटा काम करने के लिए 300 येन्स मिलते हैं। मॉब मिस्टर रेगन के लिए काम करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मॉब वन पंच मैन की मांगा पढ़ रहा है और दूसरी तरफ रेगन के पास एक कस्टमर आता है और रेगन उसे बोलता है, ओए सुनो मेरी बात, तुम्हारे ऊपर भूतों का साया है जो कि उल्टी सीधी वेबसाइट सर्च करने से आता है। पता ही है तुम्हें कौन सी वेबसाइट्स? ये देखो तुम्हारे कंधे कितने टाइट हो चुके हैं, रुको मैंने ठीक कर देता हूँ, ये लो। और अभी बंदा उस कस्टमर को मसाज देना शुरू कर देता है और वो कस्टमर से बोलता है, ये क्या मजाक कर रहे हो तो मेरे साथ, हट जाओ हट जाओ। लेकिन रेगन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको मसाज देने लगता है और देखते ही देखते इस कस्टमर को भी उसकी मसाज से अब मजा आने लग जाता है और अब रेगन उसकी कंधों से हटकर उसकी पूरी बॉडी पर उसे मसाज देने लग जाता है और उसकी ये मसाज लेकर इस बंदे को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है और बोलता है, अरे भाई तूने तो जन्नत दिखा दी, मैं फिर से आऊंगा यार, यहाँ पे मजा आ गया। और दूसरी तरफ मॉब के स्कूल में हम एक टेलीपैथी क्लब को दिखते हैं और इस क्लब के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक मेंबर इनका क्लब छोड़कर चला जाता है और तभी इनके रूम में हिकारू टोकुगावा आता है। बाकी वाला टोकुगावा नहीं, ये बंदा इस स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट होता है और ये बंदा बोलता है, अगर तुम लोग इस क्लब को जिंदा रखना चाहते हो तो फ्राइडे की शाम तक एक नया बंदा ढूंढ लेना, वरना इस क्लब को बंद कर दिया जाएगा और इस क्लब की जगह पर एक अखाड़ा खुलेगा और हम यहाँ पर जिम वगैरह करेंगे, समझ गए ना तुम लोग। और अगले दिन इनमें से एक बंदा मॉब को वहाँ पर लेकर आता है और ये सभी लोग मॉब को कन्विंस करने लगते हैं उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मॉब उसे मना कर देता है क्योंकि मॉब के पास पहले ही एक जॉब होती है पार्ट टाइम एक्सोर्सिज्म वाली। अभी बंदा रेगन को कॉल लगाता है और उससे पूछता है, मास्टर जी क्या मैं इनका क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ? और रेगन उसे बोलता है, हाँ भाई कर ले मॉब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तू टाइम पर जॉब पर नहीं है ना तो तेरे पैसे काट लूंगा मैं, फिर ना बोलियो ना तू मेरे को। और तभी ये लड़की मॉब से वो फोन छीन लेती है और रेगन को गालियां देने लगती है, मुझे पता है मॉब के पास साइकिक एबिलिटीज है, तू यूज कर रहा है बस उसका, मेरे सामने आ गया ना बेटा बहुत मारूंगी तेरे को, पैसे छाप रहे हो उसकी मदद से। और ये दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं मॉब की मना करने की वजह से। और तभी ये लड़की रोने लग जाती है और मॉब उसे कहता है, मास्टर जी ये लड़की रोने लग गई, अब मैं क्या करूं? और रेगन उसे बोलता है, ना भाई ना, मॉब घोड़ियों पे यकीन नहीं करते, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, इसके चक्कर में मत पड़ तू। और मॉब उन सभी से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और अब इसके अगले दिन रेगन और मॉब लड़कियों का फीस बनाकर गर्ल्स स्कूल में घुस जाते हैं और ये मॉब ने तो भाई चोटियां बनाई होती हैं और लिपस्टिक वगैरह लगा रखी होती है। अभी लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन्हें रोक लेता है और बोलता है, कौन हो भाई तुम, आईडी कार्ड दिखाओ अपना। एक सेकंड, तू तो रेगन है ना, ठरकिया यार, तू तो 1 नंबर का है, देखो शर्म वरम नहीं आती है, अंदर जाके क्या करना तूने? लेकिन ये बंदा मॉब को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसे बोलता है, अरे बेटी तुम जा सकती हो अंदर, चॉकलेट खाओगी? और मॉब अंदर चला जाता है स्कूल के, लेकिन ये लोग रेगन को वहीं पर बाहर ही रोक लेते हैं और ये सिक्योरिटी गार्ड रेगन को पहचान जाता है, लेकिन ये बंदा मॉब को नहीं पहचान पाता और मॉब स्कूल के अंदर
चला जाता है। अब मॉब उस स्कूल की छत पर जाता है और उसे अपने सामने वही दोनों क्लाइंट्स मिलते हैं। दरअसल इन दोनों ने ही रीगन को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि इनके स्कूल में एक भूत का साया है। अब ये दोनों लड़कियां मॉब से कहती हैं, यार हमारी बात तो कोई भी नहीं समझता, हमारी बातों पर किसी को यकीन नहीं है, लेकिन आए दिन यहाँ पर बहुत अजीब चीजें होती रहती हैं, चीजें हवा में अपने आप ही उड़ती रहती हैं, उल्टी सीधी आवाजें आने लगती हैं। और मॉब फिर कहता है, तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं उस भूत को हरा दूंगा। अब ये लोग उस स्कूल में उस भूत को ढूंढने लग जाते हैं वॉशरूम वगैरह में। ये लोग एक स्विमिंग पूल में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी वो भूत इन्हें नहीं मिलता और भी ढूंढते ढूंढते एक बास्केटबॉल हॉल के पास पहुंच जाते हैं। और मॉब उन्हें कहता है, उस भूत को समझ आ चुका है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो भूत अभी बास्केटबॉल हॉल में है, पर तुम चिंता मत करो, मैंने उसे यहाँ पर ट्रैप कर दिया है, अब ये बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो चुका है। अब मॉब अंदर आता है और हम देखते हैं कि उस भूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों के सामने अपना असली रूप दिखा देता है और मॉब के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही बंदा मॉब के ऊपर हमला करता है, इसका एक हाथ ही टूट जाता है और अब ये बंदा एक लड़की की तरफ बढ़ता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन मॉब उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। और पूरी तरह से गायब होने से पहले ये बंदा मॉब से पूछता है, मॉब क्या तुम अपनी जिंदगी जैसे तुम चाहते हो वैसे जी रहे हो? जरा सोचो इसके बारे में। और अब ये सवाल मॉब के माइंड में फंस जाता है और पूरी रात इसी के बारे में सोचता है कि क्या वो वैसे जी रहा है जैसे वो चाहता है और अपनी लाइफ के साथ ही बंदा आखिर कर क्या रहा है। और फाइनली अब ये बंदा डिसाइड करता है कि ये टेलीपैथी ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा और अगले ही दिन उन टेलीपैथी ग्रुप वालों के पास जाता है। लेकिन तभी वही वाइस प्रेसिडेंट टोकुगावा वहां पर आ जाता है और वो कहता है, ये है बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब और अब क्योंकि तुम नया मेंबर यहाँ पर नहीं लेकर आ पाए हो तो अब से ये कमरा इनका होता है, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ जल्दी जल्दी। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, ओ भाई मिल गया हमें 5वां मेंबर, इससे मिलो, ये मॉब है। और टोकुगावा से पूछता है, ओ भाई तेरी क्या मजबूरी है भाई, तूने क्यों ज्वाइन करना है क्लब? और मॉब रियलाइज करता है कि उसे सगुमी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है क्योंकि बचपन से ही वो एक नल्ला बेरोजगार रहा है, इसलिए ये लड़की इसे कभी भी नोटिस नहीं करती। और अब ये बंदा अपना माइंड बदल लेता है और उन बॉडी क्लब वालों के पास चला जाता है और उनसे कहता है, मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ताकतवर बना सकते हो प्लीज? और ये सभी लोग मॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरफ ये टेलीपैथी ग्रुप वाले शॉक हो जाते हैं और डिस्प्रेशन में चले जाते हैं। अब इसके अगले दिन हम उसी बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को दिखते हैं जो कि रनिंग कर रहे होते हैं। साइकिक पावर्स किसी भी लड़की को अट्रैक्टिव नहीं बनाती, इसी वजह से इसने जिम ज्वाइन किया और अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को ज्वाइन किया। ये सभी लोग आगे निकल जाते हैं और पीछे से ये मॉब धीरे धीरे चल रहा होता है और थक कर नीचे गिर जाता है। मॉब वहीं पर बेहोश हो जाता है और सभी मेंबर्स मॉब को उठाते हैं, ओ भाई उठ जा जल्दी उठ, ऐसे कैसे चलेगा है? और हमें बताया जाता है कि मॉब का स्टेमिना अब 0 हो चुका है। अब इसके बाद ये वापस से स्कूल में जाते हैं और तभी उस टेलीपैथी ग्रुप का एक मेंबर मुशाशी इनके सामने आता है और हमें पता चलता है कि इसने उन टेलीपैथी ग्रुप वालों को उस रूम को यूज करने के लिए परमिशन दे दी और ये सभी लोग नीचे घुटनों पर बैठकर इसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, अरे शुक्रिया सर, आपने हमें इस रूम को यूज करने की इजाजत दे दी, शुक्रिया आपका। और इसके बाद मॉब को होश आ जाता है और टोमी उससे पूछती है, सच में क्या तुम मुझे बताओगे मॉब, तुमने इनके क्लब को ज्वाइन क्यों किया? तो मॉब उसे कहता है, मैं कभी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था और मैं भागने में भी बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए मैं हमेशा से अपनी साइकिक पावर्स पर निर्भर रहा करता था। लेकिन टोमी को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता कि इसके पास कोई साइकिक पावर्स भी है, इसलिए मॉब अपनी साइकिक पावर का यूज करके कुछ डंबल्स को हवा में उड़ा देता है और वो सारे के सारे डंबल्स उसके आसपास रिवॉल्व करने लग जाते हैं। ये देखकर सबके सब शॉक रह जाते हैं, इतना काफी है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन हो चुका है? और मॉब स्टाइल मारने के चक्कर में एक डंबल को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन बंदा उस 1 किलो के डंबल को भी नहीं उठा पाता और उसका हाथ नीचे गिर जाता है। और तभी टोमी उसके पास आती है और हाथ जोड़कर मॉब से कहती है, ओए मॉब, तू मेरा सपना पूरा कर सकता है, पता तेरे को? तो मानो या ना मानो, लेकिन मेरा सपना है कि मैं किसी दिन एक एलियन से मिलूं। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है हम दोनों टेलीपैथी का यूज करके ना और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मॉब उसे कहता है, हाँ ठीक है, थैंक्स, कोई बात नहीं, पर मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, मैं एक लड़के के तौर पर और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनना चाहता हूँ। और टोमी उसे कहती है, ना भाई ना, ऐसे नहीं बनने वाली बात है, मसल्स बना के क्या करेगा तू कुछ भी कर ले भाई, पॉपुलर नहीं होने वाला तू, कोई चांस ही नहीं है ना। तो फिर मॉब ये सुनकर घबरा जाता है और टोमी से पूछता है, तो तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और टोमी उसे बताती है, अरे ढक्कन है, तेरे पास साइकिक पावर्स हैं, यूज कर उनका, लड़कियों का दिमाग पड़े और उसके बाद उन्हें पटा ले और फिर तू भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा टेलीपैथी का यूज करके। अब इसके बाद मॉब रेगन के पास आता है और रेगन से पूछता है, सर जी क्या आप टेलीपैथी यूज कर सकते हो? और रेगन उसे बोलता है, क्या टेलीपैथी? ना भाई मैं नहीं कर सकता, मैं स्पिरिट्स की आवाजें सुन सकता हूँ लेकिन टेलीपैथी ना भाई ना। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मुझसे? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी का दिमाग पढ़ना चाहते हो? क्या वो एक लड़की है? और ये सुनकर मॉब के पसीने छूटने लग जाते हैं। अब इसके बाद मॉब अपने घर की तरफ जाने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, मैं तो बस सुगुमी के करीब बनना चाहता हूँ। तभी उसके सामने एक औरत आती है और उससे कहती है, ओ लड़के, तू प्यार की वजह से टेंशन में है ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सारी दिक्कतों को खत्म कर दूंगी। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि पिछले ही महीने एक रिलीजियस ऑर्डर की शुरुआत हुई है और ये लड़की उसी की मेंबर है। अब मॉब उसके साथ उसकी रिलीजियस ग्रुप की तरफ जाता है और वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और सभी लोगों ने वैसे ही मास्क पहने होते हैं जैसा कि इस आंटी ने पहने हुए थे। अब ये सभी औरतें मॉब को पकड़ लेती हैं और इसको हवा में उछालने लग जाती हैं और ये सभी लोग उछाल उछाल कर उसे स्टेज पर पहुंचा देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि मॉब के अलावा यहाँ पर 2 और मेंबर्स भी होते हैं और मॉब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ गया मैं, ये कहाँ गया मैं और ये चल क्या रहा है यहाँ पे। और तभी वो अपने राइट में दिखता है और देखता है कि उसकी क्लासमेट भी वहाँ पर होती है जिसका नाम है इची मिजाटो। और तभी इस रिलीजियस ग्रुप का लीडर वहाँ पर आ जाता है और इस बंदे का नाम है डिम्पल और ये बंदा उन सभी को कहता है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस दुनिया में खुश रहे। अब कुछ बंदे मॉब और उस आदमी को पकड़ कर लेकर जाते हैं और उस बंदे को और मॉब को वही मास्क पहना देते हैं। लेकिन इची को इन सभी पर बहुत ज्यादा शक हो रहा होता है कि ये सभी लोग फ्रॉड हैं और इन सभी को बोलती है, क्या तुम्हें पता है मैं एक न्यूज़पेपर की रिपोर्टर हूँ और मुझे ऐसा लगता है तुम किसी तरह का हिप्नोसिस
का यूज कर रहे हो और सभी लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। क्यों? सही कहा ना मैंने। लेकिन जैसे ही ये बंदा उस बंदे का मास्क कटवाता है तो हम देखते हैं कि बंदा हंस रहा होता है, दांत फाड़ फाड़ के। ये देखकर इची सोचने लग जाती है कि भाई ये क्या हुआ, ये तो सच में हंसने लग गया। और इची वहां से अब भागने की कोशिश करती है, लेकिन डिम्पल उसे यहाँ से भागने नहीं देता और फाइनली उसके सर पे भी वो मास्क पहना देता है उसे, जिससे कि जब वो मास्क हटता है तो इची भी हंसने लग जाती है। और इस तरफ मॉब ने भी वो मास्क पहना होता है, लेकिन जैसे ही वो उस मास्क को खुद से हटाता है तो हम देखते हैं कि उस पर उस मास्क का कोई भी असर नहीं होता। और इससे हमें पता चलता है कि मॉब कोई कमजोर बंदा नहीं है भाई, ये भी स्ट्रांग है। अभी रिलीजियस ग्रुप का बंदा इन सभी को कहता है तुम यहाँ से जाना चाहते हो, ठीक है, तो अब तुम्हें एक कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा और इस कॉन्टेस्ट का नाम है मिल्क ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट। और इस मुकाबले में 3 राउंड्स होंगे और तुम दोनों में से जो भी पहले हंसेगा वो हार जाएगा। अब इसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और दोनों के दोनों अपने मुंह में मिल्क को भरते हैं और इनमें से जो भी बंदा पहले हंस गया वो हार जाएगा। लेकिन एक के बाद एक ही बंदे मॉब से पूरी तरह से हार जाते हैं और ये तीनों के तीनों हंस जाते हैं। और ये देखकर डिम्पल को रियलाइज हो जाता है कि भाई ये मॉब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, ये बंदा इमोशनलेस है, हंसता ही नहीं भाई, ये क्या बंदा ये। अब डिम्पल को देखकर गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा और अब वो मॉब को चैलेंज कर देता है और वो दूध के अंदर भी कुछ मिला देता है, जिससे कि फाइनली अब मॉब के मुंह से दूध निकल जाता है और वो खांसता है, हंसता नहीं है लेकिन सिर्फ खांसता है। और डिम्पल कहता है ये देखो हंस गया वो, ये देखो। और मॉब कहता है नहीं मैं हंसा नहीं, मैं बस खांसा हूँ। और मॉब को गुस्सा आने लग जाता है और अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करके वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों का जो हिप्नोसिस होता है उससे हटा देता है और सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं और सभी लोग अब सोचने लग जाते हैं कि भाई ये क्या, हम कहाँ पे, ये हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अभी डिम्पल अपने कुछ बंदों को बोलता है कि मॉब को पकड़ लो और डिम्पल अपना हिप्नोसिस यूज करने लग जाता है मॉब के ऊपर, लेकिन उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और मॉब उसे कहता है तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो मुझे हंसाने की, मैं नहीं हंस सकता। और अब डिम्पल मॉब को ताना मारते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो अगर तुम्हें कोई बंदी वगैरह मिल गई कभी तो फिर भी तुम उसके साथ मिलकर हंस नहीं सकते और साथ ही साथ रो भी नहीं सकते, क्या जिंदगी है तुम्हारी, ऐसे बनोगे तुम रोडीज, तुम तो ऐसे अकेले रह जाओगे। और हमें पता चलता है कि मॉब के अंदर भी साइकिक एबिलिटीज होती हैं और ये सुनकर मॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और उसके गुस्से की परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और हमें पता चलता है कि बहुत टाइम से मॉब ने अपने सारे के सारे इमोशंस को रोक कर रखा होता है और अब ये जो डिम्पल उसे बार बार टॉन्ट मार रहा होता है उसकी वजह से मॉब का गुस्सा 100% पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डिम्पल भी अपने असली रूप में आ जाता है। वो मॉब के ऊपर अपना हमला करता है लेकिन उससे मॉब को कुछ भी नहीं होता, उसका कोई भी अटैक मॉब के ऊपर काम नहीं करता और मॉब बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे हरा देता है अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करके। अब इसके बाद मॉब अपने घर पर होता है और सुबह सोकर उठता है। अब जैसे ही बंदा उठता है तो मॉब देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा भूत है। क्या हाल है पार्टनर, मस्त सोए हुए हैं तुम तो, मुझे देखकर चौंक गए क्या। वो कहते हैं ना बीते कल का दुश्मन हमारा आज का दोस्त बन सकता है। और मॉब उस स्पिरिट की चोटी पकड़ लेता है और स्पिरिट उसे बोलता है अरे भाई छोड़ दो, क्या वो मेरे हाथ मिलाना चाहते हो क्या, तुमने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी, ऐसा क्यों किया अभी तुमने। और मॉब उसे कहता है मैं चेक कर रहा था कि कोई सपना तो नहीं। अरे भाई मुझे नहीं पहचाना तूने, मैं डिम्पल हूँ, डिम्पल कल मेरे से फाइट कर रहा था, तू भूल गया, तू मेरा सपना है कि मुझे इस दुनिया का नया भगवान बनना है। चल भी मॉब मेरे साथ जुड़ जा, हम दोनों मिलकर ना दुनिया पे टॉप पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मॉब को इसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और अपने स्कूल चला जाता है और पूरे स्कूल के दौरान भी ये डिम्पल मॉब के साथ ही रहता है और उसकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख रहा होता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद मॉब डिम्पल को रेगन के पास लेकर जाता है और उसे बोलता है हाँ तो डिम्पल ये है मेरे मास्टर, मिलो इनसे। और डिम्पल अपने मन में सोचता है इसके अंदर तो कोई भी साइकिक पावर नहीं है, ये क्या सीन है भाई, ये मॉब एक नंबर का बेवकूफ है, ये बंदा पक्का इसका इस्तेमाल कर रहा है। और ये रेगन इस स्पिरिट को देख भी नहीं पा रहा होता ठीक से और कहता है कुछ दिख तो रहा है, छोटा छोटा सा काफी कमजोर स्पिरिट है। और ये सुनकर डिम्पल को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम टेंगा नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के पास आता है और कहता है भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलकर मिडिल स्कूल वालों से लड़ो। लेकिन यहाँ पर बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का हेड मुशाशी गोडा मना कर देता है और तभी टेंगा की नजर मॉब पर जाती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो मॉब को एक नकली लव लेटर भेजता है और मॉब भी उस लव लेटर के झांसे में फंस जाता है और डिम्पल उसे बताता है अबे फेक है ये पक्का किसी लड़के ने लिखा है, फालतू में फ्लैट हो रहा है भाई तू। यहाँ पर टेंगा एक दूसरे क्लब को भी एक लेटर भेजता है और उसमें लिखा होता है कि आज पार्क में एक हेल्पर आने वाला है। और जब शाम को ये लोग पार्क में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉब खड़ा होता है और ये लोग मॉब को ही बंदी बना लेते हैं। और मॉब तो यहाँ पर अपनी उस बंदी को मिलने आ रखा था जैसा कि उस लेटर में लिखा था, लेकिन ये टेंगा की एक चाल थी मॉब को फंसाने के लिए और मॉब को किडनैप कर लिया जाता है। और इस तरफ बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों को भी एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने मॉब को किडनैप कर लिया है और ये सभी के सभी मॉब को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इस तरफ हम टेरो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने बंदे के साथ घूम रहा था और तभी उसे एक मैसेज आता है अपने फोन पे। और इस तरफ हम मॉब को देखते हैं जिसे किडनैप कर रखा होता है इन लोगों ने और रस्सियों से बांध रखा होता है। और तभी एक स्टूडेंट वहां पर आ जाता है और कहता है कि वो मिडिल स्कूल वाले स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनसे लड़ने के लिए। और तभी बाहर जाकर वो लोग देखते हैं कि बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों ने उनके बहुत सारे लोगों को मार दिया है और इनका लीडर उसे कहता है मैं हूँ बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का कैप्टन। और मॉब उसे देखकर कहता है अरे कैप्टन मुशाशी आप यहाँ पर। और ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये मॉब कोई हेल्पर वगैरह नहीं था बल्कि टेंगा ने इन्हें फंसाया है। और मॉब अब मुशाशी के पास आ जाता है। ये सबके सब बंदे इन पर अटैक कर देते हैं और इनमें बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वाले मेंबर्स एक एक हाथ में ही इन सभी को पेल रहे होते हैं। और तभी पीछे से एक बैग उड़ता हुआ आता है और टेरो वहां पर आ जाता है और पीछे हम देखते हैं कि ये टेंगा छुप कर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर मॉब पर जाती है और मॉब अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके उस रस्सी को खोल देता है और ये बंदा इस पर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता और मॉब दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ और कहता है चलो हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन वो टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके बहुत फास्ट स्पीड में ट्रेवल कर रहा होता है मॉब को कंफ्यूज करने के लिए, जिससे कि वो एकदम से मौका मिलते ही मॉब के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन मॉब डिम्पल को बताता है कि एक आदमी ने उसे एक बार सिखाया था कि किसी इंसान को अपनी साइकिक पावर का यूज किसी
किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इधर टैरू मॉब से थोड़ा सा दूर खड़ा होता है और वो लगातार मॉब के ऊपर हमला कर रहा होता है और मॉब भी बहुत ज्यादा थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और अब डिम्पल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो अपनी बची कुछ ताकत का यूज करता है और अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाता है, वही हल्क वाली फॉर्म। और ये बंदा बहुत इजीली डिम्पल को खत्म कर देता है और उसे बिल्कुल इरेज कर देता है। और ये टैरू लगातार मॉब को नल्ला, बेकार, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है और ये भी बोलता है कि अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। और अब लड़ते लड़ते ये लोग होम इकोनॉमिक्स रूम में आ जाते हैं। अब टैरू एक ड्रॉअर ओपन करता है और अपनी साइकिक पावर का यूज करके कुछ नाइफ्स निकालता है और उन सभी के सभी चाकुओं को मॉब की तरफ पॉइंट कर देता है और मॉब भी अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है जिससे कि उन चाकुओं से बच जाता है। और मॉब उनमें से एक चाकू टैरू की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से वो गंजा हो जाता है, इसके बाल उड़ जाते हैं। और अब टैरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और वो अपने हाथों से मॉब का गला दबाने लग जाता है और मॉब का गला भी अब घुटने लग जाता है, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं और धीरे धीरे उसका परसेंटेज भी बढ़ने लग जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता। अब जैसे जैसे उसकी परसेंटेज बढ़ती है वैसे वो हल्के हल्के पंचे से टैरू के मुंह पर मारने लग जाता है। और तभी उसे एक इंसिडेंट याद आता है अपने बचपन का, जब कुछ बड़े स्टूडेंट्स ने रित्सु और मॉब के न्यू ईयर के पैसे छीन लिए थे और उस समय मॉब ने इन सब की बैंड बजा दी थी। लेकिन उसके चक्कर में रित्सु को भी बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और मॉब टैरो से नहीं लड़ता और बेहोश हो जाता है। टैरो वहां से जाने लगता है, टैरो उसकी जान बख्श देता है। लेकिन तभी मॉब के जो इमोशंस थे वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार मॉब अब लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर टैरो मॉब के अटैक से बचने के लिए अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है, लेकिन मॉब बहुत ही आसानी से उसका बैरियर तोड़ देता है और अब टैरो पागल सा हो जाता है और हंसने लग जाता है बहुत अजीब तरीके से। क्या बात है मॉब, बहुत बढ़िया भाई, तुम अपने शब्दों पे टिक नहीं पाए। तुमने कहा था कि तुम किसी इंसान के ऊपर अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे, लेकिन तुम अब यूज कर रहे हो अपनी ताकतों का मेरे ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि मॉब अपने एनवायरनमेंट की ताकत भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिसे देखकर टैरो की फट जाती है और मॉब उसे बुरी तरह से मार देता है। लेकिन तभी मॉब रुक जाता है और फिर से होश में आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है क्योंकि अपनी बात पे टिक नहीं पाया। उसने आखिरकार एक इंसान के खिलाफ अपनी पावर्स का यूज किया। और तभी दूसरी तरफ बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी जाग जाते हैं और सोचते हैं कि भाई क्या हुआ, लड़ाई वड़ाई चल रही थी इनकी, तो कौन आ रहा कौन जीता। और देखते हैं कि ये टैरू नंगा खड़ा है वहाँ पे और उसके बाल उड़ चुके हैं, इसके कपड़े फाड़ दिए और ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और मॉब भी वहाँ से चला जाता है। अब मॉब पूरे 3 घंटे तक डिम्पल को ढूंढता है लेकिन उसे डिम्पल का कोई नामो निशान भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं जो कि बैठा होता है और उसके सामने एक बंदा होता है। इस बंदे का नाम है हितोशी और ये रेगन से बोलता है, डैड आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? हितोशी बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब मैं तुम्हें दोबारा से देख पाऊंगा। कैसे हो मेरे बेटे? अरे डैड। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हितोशी से बोलता है, हाँ तो हितोशी क्या करने आए हो यहाँ पर? मुझे बताओ बुड्ढे कहीं के, हमारे घर पे जो छुपी हुई तिजोरी थी उसका पासवर्ड क्या है, जल्दी बताओ मुझे। मुझे पता है वहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं। और रेगन उसे बोलता है, शायद मेरा बर्थ डेट होगा। बुड्ढे बकवास मत कर, ठीक है ना? उसके अंदर 13 अल्फाबेट डालने हैं और बर्थडे होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का होता है भाई। पागल बनाता मेरे को, तेको मार दूंगा मैं। और ये बंदा अपना चाकू निकाल और रेगन की गर्दन पर रख देता है। उस पैसे से मैं जुआ खेलूंगा, समझ नहीं आता तेरे को? पासवर्ड बोल जल्दी मेरे को। और रेगन बोलता है, मुझे याद आ गया पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है ये। और ऐसा बोलकर ये हितोशी पर एक बहुत जोरदार पंच मार देता है और उसे उस 13 वर्ड का पासवर्ड बताता है। और वो 13 वर्ड का पासवर्ड होता है, गेट अ जॉब यू बम, मतलब कि जाके जॉब वॉब ढूंढ ले नल्ले। और हितोशी बेहोश हो जाता है उस मुक्के की वजह से। और तभी मॉब वहां पर आता है और रेगन उसे बोलता है, अरे ये सब तो मैंने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में किया। और मॉब बोलता है, मास्टर जी क्या आप मुझे बता सकती है अगर मैं सेल्फ डिफेंस में किसी इंसान को गंजा कर दूं, उसके कपड़े फाड़ दूं, उसकी इज्जत छीन लूं और साथ ही साथ उसे नंगा कर दूं पूरी तरह से, तो वो सही रहेगा? और जिस स्कूल में वो पढ़ता है उस पूरे के पूरे स्कूल को तबाह कर दूं तो क्या चलेगा? और रेगन उसे बोलता है, ये क्या भाई, ये क्या पूछ रहा है तू, पागल वागल हो गया? और अगले दिन हम मॉब के भाई रेत्सु को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंचता है और उसे एक स्पिरिट दिखाई देती है अपने घर के गेट पर। और ये हरी सी चीज कोई और नहीं बल्कि डिम्पल होता है। और इसी वक्त दूसरी तरफ मॉब के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलना शुरू हो चुकी हैं। वो इंसान जिसने हानाजावा को हराया और मॉब को व्हाइट टी पॉइजन के नाम से जानने लगे हैं लोग, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि व्हाइट टी पॉइजन आखिर है कौन। और शहर के जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं, जितने भी स्कूलों के गैंग लीडर्स वगैरह थे, सब की सब व्हाइट टी पॉइजन को ढूंढने लग जाते हैं। और इस तरफ रेत्सु अपने मन में सोच रहा होता है, भाई क्या ये जेलीफिश जैसी चीज है या फिर है क्या? ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और अब रेत्सु भी उसकी चोटी पकड़ लेता है और उसे घुमाने लग जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लग जाता है। और डिम्पल बोलता है, अरे भाई माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। क्या मेरे भाई का दोस्त है तू? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। और डिम्पल उसे बोलता है, अबे क्या भाई तू, मैं देख सकता हूँ तेरे अंदर साइकिक पावर से बहुत तगड़ी। और रेत्सु से बोलता है, क्या साइकिक पावर्स? ना यार मैं यूज नहीं कर सकता यार साइकिक पावर्स, ये मेरे बस की नहीं है। और रेत्सु पूरा फोकस लगाता है और बोलता है, नहीं मुड़ रहा भाई डिम्पल यार। और तभी डिम्पल उसे बोलता है, अबे ओ पीछे देख। और हम देखते हैं कि ये सारे के सारे स्पून और फोर्क्स मुड़ चुके होते हैं और ये देखकर रेत्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये मैंने किया, क्या बात है। और डिम्पल उसे बोलता है, तो चलो फिर रेत्सु, अगर तुम अपने भाई से आगे निकलना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। अगर तुम मुझे अपने शरीर का यूज करने दोगे तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। चल अपनी आंखें बंद कर और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दे बिल्कुल। और अब डिम्पल रेत्सु के शरीर के अंदर घुस जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से ही बाहर आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये बंदा रेत्सु की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है पहले से। और रेत्सु अब फील कर सकता है कि उसकी साइकिक पावर्स बढ़ चुकी हैं बहुत ज्यादा। अब अगले दिन रेत्सु अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है और तभी उसका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है और ये सभी लोग रेत्सु को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिम्पल की मदद से रेत्सु आसानी से अपनी साइकिक पावर्स का यूज करता है और उन सभी गुंडों को खत्म कर देता है। और इस तरफ हम मॉब को देखते हैं और एक औरत मॉब के पास आती है और उसे
अपने साथ लेकर जाती है। वो कहती है, अरे ये देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती वास दिखाती हूँ, ये देख। लेकिन ये औरत मॉब को बेवकूफ बना देती है और मॉब को हल्का सा धक्का देकर उस वास को तोड़वा देती है और अब मॉब से पैसे मांगने लग जाती है। अबे तूने वास तोड़ दिया इतना महंगा, चल पैसे दे इसके। और ये सुनकर मॉब बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और टेंशन में आ जाता है। और तभी उस औरत का एक दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों ही मॉब से पैसे मांगने लग जाते हैं। और अब रेगन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और बात करते करते वो ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि जैसे उसे चोट लग गई हो। और रेगन बोलता है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है और साथ ही साथ तुमने मुझे साइकोलॉजिकल डैमेज भी दिया, इसके साथ साथ तुमने मेरा सूट भी खराब कर दिया है। तो जो अमाउंट तुम मॉब से मांग रहे थे उतना ही अमाउंट अब तुम मुझे दोगे, जल्दी मेरे पैसे दो मुझे। और तभी ये आदमी से बोलता है, अगर तुमने पैसे हमें नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर श्राप लग जाएगा, समझे तुम। और रेगन उसे बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर। तुझे पता है अभी मैं एक क्लाइंट के पास से आ रहा हूँ और उसके ऊपर से मैंने एक भूत का साया हटाया था अभी, और अब मैं उस भूत के साए को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, सच कह रहा हूँ भाई, ये देख तू, रुक तू। और वहाँ पर अब लाइटें ऑन ऑफ होने लग जाती हैं और दीवारों पर जो पेंटिंग्स होती है वो अचानक से ही गिरने लग जाती हैं और वाज भी टूट जाता है, जिससे कि लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रेत्सु को एक हाई स्कूल की गैंग घेर लेती है और ये सभी लोग यही सोचते हैं कि यही व्हाइट टी पॉइजन है। और एक और आदमी दूर से खड़ा हुआ ये पूरी की पूरी फाइट देख रहा होता है और बोलता है, ठीक है भाई, मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि रेत्सु बहुत ही आसानी से अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके इन्हें हरा देता है और इनकी ऐसी की तैसी कर देता है। और जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाती है तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है और रेत्सु से पूछता है, भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आपने इन सबको मारा? और रेत्सु से बोलता है, अरे हाँ हाँ मैंने मारा इन्हें। और ये सुनकर मॉब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। और अब रेत्सु अपनी साइकिक पावर से मॉब को दिखाने लग जाता है और डिम्पल उसे बोलता है, अबे ओ पागल हो गया तू, नहीं नहीं इसके सामने नहीं, मैं भाग रहा भाई, मुझे नहीं पता। और डिम्पल रेत्सु की बॉडी से निकलकर वहाँ से भाग जाता है और बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है। लेकिन तभी मॉब उसे देख लेता है और पहचान लेता है उसे, ओए ये तो डिम्पल है, ये जिंदा है भी, चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसे। और अब रेत्सु अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके मॉब को पीछे धकेल देता है और मॉब ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या, आपके पास सच में साइकिक पावर्स आ गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, कांग्रेचुलेशंस भैया, आप हमेशा से ही साइकिक पावर्स चाहते थे है ना? और रेत्सु से बोलता है, मैंने बहुत कोशिश की, पूरी रात मैं लगा रहता था अपनी पावर्स को यूज करने में, मैं रोज कोशिश करता था, स्कूल से आने के बाद BGMI नहीं खेलता था, बस स्पून्स को बेंड करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता था। लेकिन अब मुझे साइकिक पावर्स मिल चुकी है और अब मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब कुछ अभी यहीं पर खत्म होने वाला है। और मॉब उसे बोलता है, अरे भैया मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, शांत रहो, ये मजाक का टाइम नहीं है। और रेत्सु से बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा मॉब, मुझ पर हमला करो, अपनी पावर से मेरे ऊपर अटैक करो। और इस तरफ हम एक लैब को देखते हैं, अवेकनिंग लैब को, जहाँ पर यासो के नाम के एक बंदे ने हमला कर दिया होता है लैब के ऊपर और सभी को मार दिया होता है। और इस बंदे ने शिगियो कागेयामा की इंफॉर्मेशन निकाली होती है और इसे लगता है कि रेत्सु ही मॉब है, लेकिन ये एक कंफ्यूजन होती है इनकी। और इन्होंने मैगुमो नाम के एक बंदे को रेत्सु को लाने के लिए भेजा होता है, यानी कि मॉब को लाने के लिए भेजा होता है, पर ये लोग रेत्सु को ही मॉब समझ रहे होते हैं। अब मैगुमो रेत्सु पर हमला करता है और उसे बुरी तरह से हरा देता है और उन सभी गैंग लीडर्स को जो वहाँ पर अभी बेहोश पड़े थे उन सभी को बोलता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो मेरे सामने घुटने टेक दो। और सभी लोग इसकी बात मान जाते हैं और उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं और मैगुमो रेत्सु को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मॉब वहाँ पर आ जाता है और मैगुमो पर हमला कर देता है अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके और उसकी हालत बहुत बुरी कर देता है। लेकिन मैगुमो बहुत इजीली मॉब के बैरियर को तोड़ देता है और बहुत बुरी तरह से मॉब को पेलने लग जाता है। और अब रेत्सु भी मैगुमो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मैगुमो भी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। और फाइनली मॉब की जो परसेंटेज होती है वो 100% पर टच हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत बुरी तरह से मैगुमो को मारना शुरू कर देता है। और मैगुमो भी मॉब पर हमला कर देता है, लेकिन इससे मॉब को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये जो बाकी गैंग के जो मेंबर्स होते हैं इनको रियलाइज होता है कि ये ही है व्हाइट टी पॉइजन और सभी लोग मॉब के लिए चीयर अप करने लग जाते हैं। अब मैगुमो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और गैंग मेंबर्स को लगता है कि ये बंदा अभी कुछ चाकू वाकू निकालने वाला है, चीटिंग करने वाला है बंदा, लेकिन ये कोई चाकू नहीं होता बल्कि एक स्पेशल तरह की स्प्रे होती है और ये इस स्प्रे को मॉब के ऊपर छिड़क देता है, जिससे कि मॉब बेहोश हो जाता है। और अब क्योंकि इन सभी गैंग मेंबर्स ने मैगुमो का असली चेहरा देख लिया होता है तो मैगुमो इन सभी को बोलता है, तो तुमने मेरा चेहरा देख ही लिया पर अब तुम सभी को मरना होगा। लेकिन तभी पीछे से मॉब फिर से खड़ा हो जाता है और मैगुमो समझ जाता है कि ये मॉब को हरा नहीं सकता है, इसलिए बंदा जल्दी से रेत्सु को उठाता है और वहाँ से भागकर निकल जाता है। अब अगले दिन मॉब को होश आता है और देखता है कि वो टेरोकी के घर में है और टेरोकी मॉब को उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो कि कल इससे फाइट कर रहा था और जो रेत्सु को उठाकर ले गया है। वो बंदा क्लॉ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और ये लोग अक्सर साइकिक्स को किडनैप करते हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपना सोल्जर बना लेते हैं। अब ये लोग उस अवेकनिंग लैब पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमला हुआ था और इन्हें यहाँ पर केंसी मित्सोरा नाम का एक बंदा मिलता है। ये लोग उससे पूछताछ वगैरह करते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके लीडर ने शिगियो को यहाँ पर बुलाया था, ना कि रेत्सु को। लेकिन इनको ये गलतफहमी हो गई कि रेत्सु ही शिगियो है। अब इसके बाद हम क्लॉ के 7th डिवीजन का सीन देखते हैं और ये सभी के सभी लोग रेत्सु को उठाकर लेकर आ चुके हैं इस जगह पर। और इस तरफ हानाजावा मॉब को बताता है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी उन्हें हराने के लिए। चिंता मत करो मॉब, हम तुम्हारे भाई को वापस लेकर आएंगे, तुम बहुत आसानी से उन्हें हरा दोगे, मुझे पूरा यकीन है हम लोग नहीं हारेंगे। और तभी टकाडा नाम का एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अभी कौन तुम में से वो नटखट बच्चा, जल्दी से आ जाओ मेरे सामने अपने आप। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टकाडा ने इन सबको हल्के में ले लिया होता है और बहुत आसानी से ये हार जाता है। और ये क्या भाई, अबे ये क्या है? और ये तीनों के तीनों जो टकाडा के मेंबर्स होते हैं उनको नंगा कर इनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं और इस टकाडा को तो उल्टा लटका कर बाल्टी में डुबा रहे होते हैं और उसे इंटेरोगेट करने लगते हैं। और अब टकाडा इनकी बात मान जाता है और इन्हें अपने बेस पर लेकर जाने लगता है अपनी कार में बिठाकर। और अब ये लोग एक सुनसान से जंगल में पहुंच जाते हैं और
टगाडा उनसे कहता है, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, इस जगह पर मैं अपनी ताकत का अच्छे से यूज कर सकता हूँ और तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरे होते हुए बेस में इतनी आसानी से घुस जाओगे। और अभी बंदा अपनी पावर्स का यूज करता है और कुछ पेड़ों को इनके ऊपर गिराता है और टेरुकी टगाडा से निपटने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन टगाडा अपने वेब से टेरुकी को पकड़ लेता है और अब मॉब अपनी साइकिक एबिलिटीज का यूज करने लग जाता है और दो पेड़ों को टगाडा के ऊपर क्रैश करता है और टगाडा बीच में फंस जाता है और उसकी बत्ती गुल हो जाती है। अभी दोनों आगे जाते हैं और इन्हें सामने एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर दो गार्ड्स खड़े होते हैं और टेरुकी टगाडा की उसी टेक्निक को यूज करने लग जाता है जिसमें कि वो भी विप्स का यूज कर रहा था और उन विप्स का इस्तेमाल करके उन दोनों गार्ड्स को हरा देता है और डिम्पल उनमें से एक गार्ड के शरीर के अंदर घुस जाता है और इस तरफ बिल्डिंग के अंदर इन लोगों को पता चल जाता है कि बिल्डिंग के अंदर घुसपैठिए घुस चुके हैं और मेगुमू उनसे कहता है, ठीक है फिर मैं उस लड़के को संभालता हूँ और इस बार मैं उसे मार गिराऊंगा। अब मेगुमू बाहर जाता है और मॉब को देखकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और मॉब अपनी पावर्स का यूज करता है और मेगुमू को बहुत जोर जोर से दीवारों के ऊपर फेंकता है और तब तक मारता रहता है जब तक ये बंदा बेहोश ना हो जाए और मेगुमू की बैंड बच चुकी होती है और इस तरफ उन बाकी के मेंबर्स को रियलाइज हो जाता है कि ये मॉब बहुत खतरनाक बंदा है भाई और अभी तीनों क्लॉ फैसिलिटी के और भी अंदर जाने लगते हैं और डिम्पल, हानाजावा और मॉब तीनों स्प्लिट हो जाते हैं और अलग अलग जाने लग जाते हैं रेत्सु को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम इशिगोरो नाम के एक इस बंदे को देखते हैं और वो बताता है 3 घुसपैठिए आ चुके हैं और उन्होंने टगाडा और मेगुमू को हरा दिया है और तुम लोग जिनकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं, चमकने का समय आ चुका है। मुझे यकीन है कि तुम सभी को बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी, अब समय आ चुका है कि हम उन्हें दिखाएं कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और अभी सभी के सभी एस्पिरेंट्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इशिगोरो अपने मन में सोच रहा है, भाई मेरे को लग नहीं रहा यार ये इनसे कुछ हो पाएगा, नल्ले लग रहे हैं तो मेरे को ये नहीं जीतने वाले भाई, इनकी बस की कुछ नहीं है। और इस तरफ हम कुछ बच्चों को भी देखते हैं जो कि बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स बने होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें 3 तरह के लोगों को दिखाया जाता है। अवेकंड लोग, जिन लोगों को इन लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया होता है और उनकी ताकतें सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, इन लोगों को अवेकंड कहा जाता है। और तीसरे होते हैं इस तरह के लोग जो कि अभी अवेकंड नहीं होते और उनकी पावर्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं होती। और इस तरफ हमें डिम्पल को दिखते हैं और बोलता है, क्या बात है, मुझे लगता है कोई स्पेशल दरवाजा है, ऐसा लगता है कि रित्सु और बाकी सभी को यहीं पर रखा गया है। और तभी यहाँ पर अवेकंड एस्पिरेंट्स आ जाते हैं और डिम्पल के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन डिम्पल बहुत ही आसानी से इन सब की बैंड बजा देता है और फाइनली उस रूम के अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ मशीनें रखी हुई हैं। ये अवेकनिंग रूम है और यहाँ पर ये जो डिवाइसेस रखे हुए हैं ये टॉर्चर डिवाइसेस हैं। इसमें एस्पिरेंट्स को रखा जाता है और उन्हें काफी हद तक दर्द दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब किसी एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा पेन दिया जाता है तो उसकी हिडन पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और इस तरफ हम मॉब को देखते हैं और इधर एक और एस्पिरेंट होती है जिसका नाम है मुकाई और इस लड़की ने बहुत सारी डॉल्स की हेल्प से मॉब को घेर लिया होता है। ठीक है, अब खेलने का समय आ चुका है, लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि ये एक लड़की के पास आती है रोते रोते और बोलती है, वो बहुत बुरा है, उसने मेरी सारी डॉल्स को मार गिराया। गाइस दरअसल मॉब ने उसकी सारी की सारी डॉल्स को हरा दिया होता है और तोड़ दिया बहुत बुरे तरीके से। अब ये रोती रोती सूचिया के पास जाती है और इसे बोलती है, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। अब ये सूचिया मॉब के पास जाती है और उससे फाइट करना शुरू कर देती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। अब ये कंटिन्यूअसली मॉब को मार रही होती है और बीच में नोटिस करती है कि मॉब रोने लग चुका है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं कुड़ियों पर हाथ नहीं उठाता, मेरे मास्टर ने मुझे कहा था जो लोग औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं वो सच में दुनिया के सबसे कमजोर लोग होते हैं और सबसे बड़े लूजर होते हैं। और दूसरी तरफ इशिगोरो एक और बंदे को भेजता है मॉब को डिफीट करने के लिए। तो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है, सिर्फ तुम ही हो जो मॉब को हरा सकते हो। और अब ये बंदा बहुत चौड़ में जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मॉब इसे भी बहुत आसानी से हरा देता है। अब मॉब यहाँ से जा रहा होता है और तभी उसे अचानक से रेत्सु दिख जाता है जो कि जमीन पर पड़ा होता है बहुत घायल। और तभी पीछे से एक और बंदा वहाँ पर आ जाता है। ये क्या भाई, ये कितनी बड़ी चीज है इसकी। और ये बंदा मॉब के ऊपर अपना हिप्नोसिस यूज करता है जिससे कि मॉब को ऐसा लगता है कि जैसे रेत्सु की मौत हो रही है उसकी आंखों के सामने ही। ये एक इल्यूजन होता है और बहुत सारा खून निकल रहा होता है, वो खून रुक ही नहीं रहा होता और मॉब का परसेंटेज भी अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। मॉब इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि रेत्सु मर चुका है और ये बहुत ही बुरा फील करने लग जाता है और इस बात को रिजेक्ट करता है। इसकी वजह से उसके इमोशंस 100% पे पहुंच जाते हैं और अब मॉब उसी की टेक्निक का यूज करके इस बंदे को और भी ज्यादा खतरनाक चीजें दिखाता है अपनी साइकिक पावर्स का यूज करके। और इसकी वजह से बंदा अब रोने लग जाता है, रोते रोते बेहोश हो जाता है। मॉब भी बेहोश हो जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी पावर्स का यूज कर लिया था अपनी। और इस तरफ हम रेगन को देखते हैं जो कि मॉब का जीपीएस ट्रैक करते करते उसी जंगल वाले रास्ते से जा रहा होता है उसी बिल्डिंग में। और ये बंदा एक टैक्सी में होता है और उससे बोलता है, हाँ भी बस आ गया यहीं पे रोक दो। और ये टैक्सी ड्राइवर से कहता है, सर आपका बिल हुआ 8080 येन और थैंक यू आई गेस, लेकिन आप इतनी रात में यहाँ पे करके रहे हैं। और रेगन से कहता है, अरे 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 चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ गलत काम करने नहीं आया, टेंशन मत लो तुम, और हाँ किसी को बताना मत, मैं यहाँ पर आया था। और इस तरफ हम मॉब को देखते हैं और मॉब और रेत्सु को होश आ जाता है और मॉब रेत्सु को गले लगा लेता है और उससे कहता है, कैसे हो भैया, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और रेत्सु भी अब रोने लग जाता है और बोलता है, मैं पागल हो गया था, मैंने तुम पर हमला किया, मुझे माफ कर देना यार, तुम कितने अच्छे हो और मैं कितना बुरा हूँ, मुझे माफ करना भैया। और मॉब भी इसे माफ कर देता है। और इस तरफ रेगन उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुका है और मॉब के जीपीएस का यूज करके ये यहाँ पर पहुंचा था। अभी बंदा इस बिल्डिंग के पास पहुंचता है और देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स इसका रास्ता रोके हुए हैं और इन गार्ड्स को रेगन पर शक होता है और उससे पूछते हैं, कौन हो सर आप, क्या करना है आपको यहाँ पे। और रेगन यहाँ पर ड्रामे करने लग जाता है और ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि जैसे ये बंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर हुक्म चलाने लग जाता है। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग है। और बोलता है, मैं यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट से बात करने आया हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो टुच सिक्योरिटी गार्ड्स। और ये सुनकर ये सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और ये सोचते हैं, क्या ये बंदा यहाँ पे इशिगोरो से बात करने आया है, कहीं यही तो बॉस तो नहीं है। और ये सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और ये लोग रेगन को बॉस समझने लग जाते हैं। और रेगन अपनी कमाल की एक्टिंग का यूज करके उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और अंदर जाने लगता है। और थोड़ी आगे चलकर इसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि छुछुंदर की तरह इसे ताक रहा होता है। और रेगन उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलता है, ये देखो मैंने
किसी को देखा भी, कौन है ये, इसे बाहर निकालो। और ये सभी के सभी गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। और अब रेगन उन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मॉब के पास आता है और मॉब उसे देखते ही उसे मास्टर कहकर बुलाता है। अरे मास्टर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रेगन भी उसे बोलता है, अरे मॉब, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था भाई, कहाँ चले गए थे तुम? और इधर ये पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स शॉक रह जाते हैं सुनकर और इन्हें रियलाइज होता है कि ये क्लॉ का दोस्त मॉब का मास्टर भी है। इतना स्ट्रॉन्ग बंदे का मास्टर है ये, तो भाई सच में कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और अब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और ये सभी के सभी गार्ड्स रेगन से कहते हैं, अरे बॉस कहाँ जा रहे हो आप? आपको तो सबऑर्डिनेट से मिलना था ना। और तभी सामने से अपर एच के सभी मेंबर्स रेगन के सामने आ जाते हैं और इसे देखते ही इन सभी को पता चल जाता है कि ये कोई फ्रॉड है, इनका बॉस वगैरह नहीं है। कौन है भाई तुम? और रेगन उन्हें बोलता है, हाँ तो मेरा नाम है रेगन और मैं एक बहुत बड़ा एस्पिरेंट हूँ। और अब इशिगुरो रेगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टेरुगी एक जल्दी से बैरियर बनाता है और उसके अटैक से रेगन को बचा लेता है। और मॉब उसे कहता है, मास्टर आपके पास कोई साइकिक एबिलिटी तो है ही नहीं, आप बस स्पिरिट से लड़ते हो, पीछे हट जाइए, मैं इसे देखता हूँ। लेकिन तभी पीछे से रेगन आता है वहाँ पर और इशिगुरो को एक लात मार के मार देता है और इशिगुरो बेहोश हो जाता है। और रेगन मॉब से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मॉब कि तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी इंसान के ऊपर नहीं करना चाहिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी, हाँ गंदे लड़के। और अब तुम ये सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब रेगन सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और तभी पीछे से साकुरा वहाँ पर आ जाता है और रेगन पर अपना ब्लेड मारने ही वाला होता है कि तभी हानाजावा वहाँ पर आता है और रेगन को बचा लेता है। और अभी सभी लोग रेत्सु और रेगन को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं और ये देखकर मॉब के अंदर जो किसी को मारने की जो तड़प होती है, जो इमोशन होता है, वो 100% तक पहुंच जाता है और ये बंदा बिल्कुल पागल होना शुरू हो चुका है और अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ रहा होता है। लेकिन तभी रेगन वहाँ पर आकर मॉब को एक चांटा मार देता है और कहता है, अबे ओ होश में आ, मैंने तुम्हें कहा था ना अपनी साइकिक पावर्स का यूज तुम किसी इंसान को मारने के लिए नहीं करोगे। और उस समय मॉब को वही दिन याद आता है जब वो पहली बार रेगन से मिला था और उसने रेगन को आकर बताया था कि उसके पास साइकिक पावर्स है और वो भूतों को भी देख सकता है। और अब रेगन जैसे ही अपनी कॉफी पीने लगता है तो वो चाय बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी मॉब अपनी साइकिक पावर का यूज करके उस कॉफी को गिरने से बचा लेता है और वापस से उस कप के अंदर रख देता है। और ये देखकर रेगन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि सच में इस मॉब के पास पावर्स हैं। और ये मॉब से पूछता है, अरे क्या तुम भूतों को भी देख सकते हो? हाँ जी सर, मैं भूतों को भी देख सकता हूँ। एक्सरसाइज भी कर सकते हो? हाँ जी सर, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और रेगन मॉब को जॉब पर रख लेता है और उस दिन के बाद से ये लोग साथ मिलकर स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और तभी पीछे से साकुरा वहाँ पर आ जाता है और अपनी तलवार से वो रेगन के ऊपर हमला कर देता है उसकी पीठ पर और रेगन नीचे गिर जाता है और मॉब शॉक में खड़ा होता है। उसकी आंखों के सामने उसके मास्टर बुरी तरह से घायल हो चुके थे और इसकी वजह से उसका जो एंगर वाला जो इमोशन होता है वो 100% पर पहुंच जाता है। और अब रेत्सु अपने मन में सोचता है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत गड़बड़ होने वाली है। और हम देखते हैं कि मॉब की आंखें लाल होने लग जाती हैं। लेकिन तभी रेगन उठकर खड़ा हो जाता है और सभी के सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और साकुरा बोलता है, आए ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। और रेगन उसे कहता है, ओए पीठ पीछे हमला करता है तू, हैं सामने से वार किया कर। और रेत्सु भी अपने मन में सोच रहा था, भाई साहब ये खड़ा कैसे है भाई, इसे तो काट दिया था इसने भी। और अब हम देखते हैं कि ये रेगन साकुरा से कहता है, ये क्या है ये खिलौना सा, इधर दे मेरे को, खिलौनों से खेल रहा अभी तक है। और ऐसा बोलकर ये बहुत गुस्से में आता है और उस तलवार को ही तोड़ देता है। भाई साहब इतना ज्यादा ताकत हो रही है रेगन, मुझे तो लगा लप्पू है भाई, ये कैसे कर रही है। और तभी पीछे से मात्सुआ वहाँ पर आ जाता है और वो अपने एक कैंडी मॉन्स्टर को रेगन के पास भेजता है उससे फाइट करने के लिए। और रेगन उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ओए मॉब मेरी हेल्प कर भाई, मुझे बचा ले। और ये मॉन्स्टर रेगन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन रेगन को कुछ भी फील नहीं होता। अरे ये तो सच में काफी हल्का है, कॉटन के बने हो क्या तुम, किस चीज के बने हो तो मुझे बताओ। और ऐसा बोलकर ये बंदा एक पंच मारता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और अब रेत्सु को रियलाइज होता है कि ये बंदा सच में कोई फ्रॉड नहीं है, ये रेगन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब रेगन धीरे धीरे करके सभी लोगों को मारने लग जाता है और मॉब भी अपने मन में सोच रहा होता है, सच में मास्टर तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और अब मॉब के मन में अपने मास्टर रेगन के लिए जो रिस्पेक्ट होती है 100% तक पहुंच जाती है और रेगन भी मॉब की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब रेगन इशिरो से लड़ने लग जाता है और अब इशिगुरो अलग अलग तरह के अटैक करता है रेगन के ऊपर और इसे बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। और रेगन से कहता है, हाँ भी क्या हुआ, आगे स्वाद। और तभी रेगन उसका मुंह पकड़ता है और उसे बोलता है, पहले तो ये बता तूने मास्क क्यों पहना हुआ है, क्या ये बतख बन रखा है तू। और ऐसा बोलकर रेगन उसे बहुत दूर फेंक देता है और तभी इसका मास्क बाहर आ जाता है और रेगन के हाथ में ही रह जाता है। और तभी इशिगुरो वापस आ जाता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं मानता तुम्हारी बातें। और इसका मास्क अब उतर चुका होता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इशिगुरो असलियत में एक बुढ़ा आदमी है, जबकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि ये बंदा कोई लड़की है। इशिगुरो को ये बात सुनकर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी की पूरी ताकत का भी यूज करने लग जाता है। लेकिन मॉब और रेगन बुरी तरह से थक चुके होते हैं बहुत ज्यादा फाइट करने की वजह से। लेकिन तभी शिओ सुजुकी नाम का एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो इशिगुरो के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और कहता है, बहुत बकवास हो गई तुम्हारी बुड्ढे, चलो अब मर जाओ। और इसी के साथ 7th डिवीजन खत्म हो जाती है। और तभी डिम्पल वहाँ पर आ जाता है सब कुछ खत्म होने के बाद और कहता है, ओए बताओ मुझे कहाँ पर है मॉन्स्टर्स, मैं लड़ता हूँ उनसे, किसी हेल्प चाहिए बताओ मेरे को। और मॉब उसे कहता है, आ गया तू, बड़ी जल्दी आ गया भाई, सब कुछ खत्म हो चुका है, बैठा रहे अब। और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अगले दिन रेगन को टीवी के ऊपर एक मॉन्स्टर की एडवर्टीजमेंट दिखती है जिसने एक विलेज में तबाही मचा रखी है। और रेगन कॉल करके मॉब को वहाँ पर बुला लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ पर अक्सर वो मॉन्स्टर देखा जाता है। अभी लोग काफी देर तक उसे ढूंढते हैं, यहाँ पर इसे मॉन्स्टर तो नहीं मिलता लेकिन बहुत सारे मशरूम्स मिल जाते हैं और इनको कलेक्ट करने लग जाता है। और तभी पीछे से वही मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है लेकिन मॉब उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर ने जितने भी मशरूम्स खाए थे वो सभी के सभी मशरूम्स बाहर निकल जाते हैं और रेगन उन सभी मशरूम्स को कलेक्ट कर लेता है और ये दोनों उस मॉन्स्टर को हराकर वहाँ से जाने लगते हैं। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना और चैनल
चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइस, जरा मिलते हैं अगली वीडियो में।